हर इंसान के अंदर एक मॉन्स्टर छुपा होता है। किसी के लिए वो मॉन्स्टर उनके डाउट्स होते हैं, किसी के लिए उनका पास्ट, और कभी कभी वो मॉन्स्टर सामने आ जाता है एक ऐसी शक्ल में जो दुनिया हिलाकर रख देता है। वेलकम बैक टू माय चैनल, और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्लीज दबा देना। आज हम बात करने वाले हैं काइजू नंबर 8 सीजन 2 एपिसोड 7 के बारे में। एक ऐसा एपिसोड जहाँ पे सिर्फ मॉन्स्टर्स ही नहीं बल्कि इंसान के अंदर के जज्बात, उनकी जेलसी और उनका डिटर्मिनेशन भी सामने आता है। और अगर आपने सीजन 1 या पीछे के एपिसोड्स मिस कर दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक स्कूल के नोटिस बोर्ड के सामने। बोर्ड पे एक नाम चमक रहा होता है, इहारू इचिगावा। उस वक्त वो अपने स्कूल का नंबर 1 था। सभी क्लासमेट्स उससे कम्पीट करने से डरते थे क्योंकि उसका ब्रेन भी शार्प था और बॉडी भी एकदम एथलेटिक। और इहारू खुद बताता है कि स्कूल के दिनों में कोई भी उसको टच भी नहीं कर सकता था। हर दिन वो अपने आप को ट्रेन करता था और एक दिन उसका ड्रीम था कि वो अपने आइडल्स मीना, नारुमी और कैप्टन सिनोमिया के साथ खड़ा हो, उनके साथ लड़े और उनके बराबर बन जाए। पर ये सिर्फ उसके सपने थे, रियलिटी उसे कुछ और ही दिखाने वाली थी। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम प्रेजेंट में आते हैं। रेनो अब एक और नए फेज के टेस्ट के लिए खड़ा है। और टेस्ट क्या है? वेपन नंबर 6, एक ऐसा सूट जो काइजू नंबर 6 के रिमेन्स से बनाया गया है। सभी ऑफिसर्स की नजर उस पर होती है और इहारू भी पीछे से देख रहा होता है। थोड़ा शौक है, थोड़ा जेलसी और थोड़ा फ्रस्ट्रेशन के साथ, क्योंकि काइजू नंबर 6 के सूट को पहनने का चांस केवल रेनो को मिला था और वही जेलसी उसके दिल को अंदर से तोड़ रही होती है। इंट्रो के बाद हम एक मैसिव बैटलफील्ड पे आते हैं। एक होंजू टाइप 567 स्पॉटेड है। उसकी फोर्टिफिकेशन लेवल 6.4 बताई जा रही है। एवेक्यूएशन चल रही होती है। 5 किलोमीटर रेडियस तक पूरा एरिया लॉकडाउन कर दिया जाता है। टैंक्स, हैवी आर्टिलरी और डिवीजन 4 के सोल्जर्स रेडी होते हैं और वहीं रेनो एंट्री लेता है, नंबर 6 का फुल सूट पहने हुए। इहारू उसे देखकर लिटरली स्टन रह जाता है क्योंकि उसके सामने खड़ा बंदा सिर्फ रेनो नहीं बल्कि एक चलती फिरती डिजास्टर मशीन है। कैप्टन ओगाटा, जो डिवीजन 4 के चार्ज में है, ओपनली डाउट करते हैं रेनो पर। वो कहते हैं 1 महीने के अंदर इस सूट को अपना बनाना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता ये कॉम्बैट के लेवल तक पहुंच पाएगा। ये सुनकर रेनो की इंसल्ट होती है, लेकिन कैप्टन टोको तुरंत ओगाटा को डांट देती है। दूसरी कंपनीज में होते तो तुम अपनी जॉब के लिए भीख मांगते। रेनो की ग्रोथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। उसका कॉम्बैट पावर अभी के लिए भी सिनोमिया से बस थोड़ा नीचे है और वो हर दिन और तेजी से ग्रो कर रहा है। लेकिन ओगाटा फिर भी डाउट करता है और वहीं से एक चीज क्लियर हो जाती है, रेनो को प्रूव करना ही पड़ेगा वरना ये सूट उससे छीन लिया जाएगा। मिशन का सिग्नल मिलता है और रेनो अपनी प्लाटून के साथ फॉरवर्ड मूव करता है। इहारू पहले ही नोटिस करता है रेनो की स्पीड बहुत तेज हो चुकी थी। उसके साथ पेस बनाने के लिए इहारू को अपना फुल पावर अनलीज करना पड़ता है और जब रेनो स्प्रिंट करता है उसके पीछे की जमीन लिटरली फ्रीज हो जाती है। एक फ्लैशबैक में ओगाटा रेनो को समझाता है नंबर 6 सूट पहनना मतलब अपनी बॉडी के ऊपर लिमिट से ज्यादा स्ट्रेस डालना। अगर ज्यादा पुश किया तो तुम्हारा लाइफ स्पैन कम हो सकता है, इसलिए एक टाइम लिमिट सेट की गई। रेनो के पास सिर्फ 10 मिनट हैं खुद को प्रूव करने के लिए। प्लाटून होंजू और उसके छोटे मिनियंस के सामने आती है। बैटल स्टार्ट होती है। रेनो पहले ही अपना अटैक अनलीज करता है लेकिन वो अपनी आइज को प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। एक योजू उस पर अटैक कर देता है लेकिन उसे बचा लेते हैं बाकी के डिफेंस ऑफिसर्स। इहारू दिल में सोचता है कुछ नहीं होता, मैं इन्हें खुद संभाल लूंगा, और वो अटैक करना शुरू करता है। लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। योजू उसको एक जबरदस्त किक मारकर दूर गिरा देता है और उसे कमांड में ऑर्डर आता है हर बार हीरो बनना जरूरी नहीं, कभी कभी पीछे रहना भी सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है। ये बातें इहारू के अंदर की फ्रस्ट्रेशन को और इग्नाइट कर देती है। वहीं रेनो एक योजू के सामने अपना स्टैंस बनाता है। वो अपने ही पैर को फ्रीज कर देता है ताकि वो पेड़ पर एंकर्ड रहे और वहीं से अटैक लॉन्च करता है, एक मैसिव आइस स्ट्राइक, और योजू इंस्टेंटली खत्म हो जाता है। ये देखकर इहारू अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। ये नहीं हो सकता। और इसी मोमेंट पे और योजू उन्हें घेर लेते हैं।
यारू के थॉट्स हमें दिखाए जाते हैं। जब उसने डिफेंस फोर्स ज्वाइन किया था, उसके ग्रेड्स गिर गए थे। उसने देखा कैसे उससे कमजोर लोग उसके आगे निकल गए और उसके लिए एक रियल मॉन्स्टर था रेनो, जो उसके सामने हमेशा एक वॉल बनकर खड़ा रहा। रेनो अब और ज्यादा पावर अनलीज करता है। उसका कॉम्बैट पावर 43% तक चला जाता है, फिर 46%, फिर 51% और हर बार के साथ उसका बॉडी टीयर हो रहा होता है। ब्लड प्रेशर स्काई रॉकेटिंग के स्पीड से बढ़ रहा होता है। मसल्स रप्चर कर रहे होते हैं, बोन्स टूट रहे होते हैं। लेकिन रेनो के अंदर एक ही थॉट है, मुझे और पावर चाहिए, मुझे और स्ट्रांग बनना होगा, सिर्फ इसलिए ताकि काफका और यारू सेफ रहें। होंजू भी अपना फॉर्म चेंज करके सीरियस मोड में आ जाता है। बैटल अब और भी भयानक हो चुकी थी। रिसर्च टीम पैनिक में है। वो नोट करते हैं कि रेनो का सिंक्रोनाइजेशन डेंजरस लेवल तक बढ़ चुका है। ओगाटा कहता है, ट्रेनिंग और रियल कॉम्बैट अलग चीजें हैं। अगर रेनो ने कंट्रोल लूज कर दिया तो मैं इसे सूट यूज करने ही नहीं दूंगा। और वहीं रेनो के अंदर का मॉन्स्टर और ज्यादा जागता है। वो 50 मीटर रेडियस तक पूरे बैटलफील्ड को फ्रीज कर देता है और कुछ ऑफिसर्स भी आइस में फंस जाते हैं। लेकिन रेनो जानबूझकर अपने एलाइज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसके अंदर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने कॉमरेड्स को सेफ रखना। अब तक होंजू का 35% बॉडी फ्रीज हो चुका था, लेकिन रेनो की खुद की बॉडी 36 मसल्स टीयर और बोन फ्रैक्चर और एक ब्रोकन लेग के साथ ऑलमोस्ट कोलैप्स कर रही होती है। ओगाटा बोलता है, बस करो रेनो, अब मैं बैटलफील्ड ज्वाइन करूंगा। ये सुनकर रेनो के अंदर डिफीट वाली फीलिंग आ जाती है। मैं वीक हूँ, मैं फिर फेल हो गया, मैं कभी काफका को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तभी यारू ओगाटा से रिक्वेस्ट करता है कि वो उस टेस्ट को इतनी जल्दी खत्म न करे और फिर वो बहुत तेजी से रेनो की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन उसी समय ओगाटा नोटिस करता है कि यारू का कॉम्बैट पावर भी बढ़ रहा है। वहीं यारू अब रेनो के पास पहुंच चुका था, लेकिन रेनो अभी भी डिप्रेशन में ही था कि वो हार चुका है। और इसी मोमेंट पे एक आवाज आती है, इसे अभी मत खत्म करो। यारू जो अभी तक आइस तोड़कर रेनो की तरफ जा रहा था, उसके पास पहुंच चुका था। वो रेनो का हाथ पकड़ता है और कहता है, मैंने कैप्टन से टाइम मांग लिया है, अब तुम और मैं दोनों मिलकर इस होंजू को खत्म करेंगे। ये सुनकर रेनो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और यारू के दिल में भी क्लैरिटी आती है। जेलेसी के पीछे असली ट्रूथ ये था कि वो रेनो को एडमायर करता था। और रेनो भी कहता है, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो यारू, तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हो, हर फाइट में, हर डर के मोमेंट में। और फिर यारू उसको उठाकर कहता है, चुप कर, हर चीज तू अकेला करेगा क्या, मैं भी यहाँ हूँ, अब चले होंजू को ठिकाने लगाने। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर एक साइलेंट प्रॉमिस करते हैं और दोनों एक साथ बैटलफील्ड की तरफ भागते हैं और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, दोनों मिलकर उस होंजू को खत्म कर पाएंगे या रेनो का सपना सपना ही रह जाएगा? देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आरिगातो गोजाइमास।